Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this BHU 2017 Optics, Electronics, Solid State Physics and Mathematical Physics Solution Series। तो जैसा कि हेडिंग है आप देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग 2017 BHU का ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और साथ में मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर को क्वेश्चन जो है जो पूछे गए थे उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का और क्वेश्चन है ए बबल्ड इनपुट ए बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू, है ना। कह रहा है कि एक बबल और गेट किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक्स नॉर। ठीक है, क्या होगा? एक्स नॉर गेट। अब ये क्यों होगा उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने जो आंसर पेस्ट किया है, ये देखिए और गेट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये और गेट है। और आपको दोस्तों बताते चले कि अगर और गेट का अगर दोनों जो इनपुट है उस पर दो नॉट गेट लगा देंगे तो उसको इन्वर्टेड और गेट या एक्सक्लूसिव नॉर गेट या फिर एक्स नॉर या इंक्लूसिव और बोलते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर या इंक्लूसिव और बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है उसको भी याद रखें कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और अगर हम लोग यहाँ पे ए और बी को अगर 0 0 लेंगे तो चूंकि यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 0, तो 0 0 का 1 1 1 का क्या आएगा? 1 आएगा। और गेट का आपको मालूम होना चाहिए। और गेट का जो दोस्तों रूल्स होता है वो क्या रूल होता है कि अगर आप एटलीस्ट वन वन हो, वन इनपुट अगर यस में हो तो आपको आउटपुट यस में मिलेगा। कम से कम अगर एक इनपुट यस में हो दोस्तों तो आपको आउटपुट यस मिलेगा, और दो हो तब तो वेल एंड गुड। तो 0 0 के लिए अभी देखिए यहाँ पे तो नॉट गेट लगा हुआ है, तो जैसे 0 0 देंगे ए और बी, ये 1 1 बना देगा और दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। जब 0 और 1 देंगे, यहाँ पे 0 दिए, यहाँ पे 1 दिए, तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि नॉट गेट लगा है तो 0 को 1 बना देगा, और ये 1 को यहाँ पे नॉट गेट लगा है 0 बना देगा, क्योंकि नॉट गेट ठीक रिवर्स देता है 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, अब 1 और 0 तो एटलीस्ट 1 तो स्टेट 1 पे है, देख पा रहे होंगे आप। तो फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? सॉरी, यहाँ पे पता नहीं 0 ये कैसे हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव नोर और इंक्लूसिव और गेट। मुझे लगता है कि हमने कहीं पे गलत कर दिया है इस पे। सो आप उसी मेथड से जिस मैं यहाँ पे दिखा रहा था उससे आप इसको सॉल्व करें। आंसर विल बी कि जो बबल डोर गेट है वो एक एक्सक्लूसिव और गेट ही होता है, सॉरी एक्सक्लूसिव नॉर या इंक्लूसिव और होता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ सिंबल पे दिख रहा होगा बबल और गेट क्या होता है, दो नॉट गेट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा उसमें आई थिंक मिस्टेक है, तो आंसर आपका हो जाएगा एक्स नॉर, ये हो जाए। ठीक है, इंक्लूसिव और या फिर एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, नाम थोड़ा अलग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मोस्ट सुटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग टू बिट्स। दोस्तों दो बिट्स को कंपेयर करने के लिए हमारा जो सबसे सुटेबल गेट है वो कौन सा है? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एक्स और इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। आप इसका आंसर थोड़ा गूगल में सर्च मार लें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हालांकि हमने ऑप्शन में नैंड गेट दे रखा है, पता नहीं क्यों। अब इसको थोड़ा सा एरर है, इसको आप चेक कर लें एक बार अपने स्तर से। ठीक है, गूगल मार लें, तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर के रूप में इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं किया सकता है? दोस्तों एंड गेट का इस्तेमाल नहीं किया सकता है। ठीक है, बाकी नैंड, नॉर और एक्स नॉर का इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, these are also known as universal gate, so remember this. Answer is x nor, sorry, no, it is not x nor, it is AND gate. I think I made some mistake there, over there, so it is AND gate, I think so. How many NOR gates are required to obtain AND operation? दोस्तों क्वेश्चन है कि कितने NOR गेट चाहिए एक AND गेट बनाने के लिए। ठीक है, तो NOR गेट्स क्या होते हैं आपको मालूम होने चाहिए। NOR गेट क्या होते हैं? OR गेट में एक, ठीक है,
तो इसको कहते हैं नॉर गेट, यानी कि और गेट प्लस नॉट। तो नॉर गेट बन गया, ये क्या बन गया, नॉर बन गया। और दोस्तों कितने नॉर गेट चाहिए एंड गेट बनाने के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नॉर गेट है, यहाँ पे एक नॉर गेट है और ये एक नॉर गेट है। तो 3 नॉर गेट को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों, एक एंड गेट बनता है। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे इसका दोनों इनपुट को एक साथ स्विच किया है, इसका भी दोनों इनपुट को एक साथ स्विच किया है, और इस पे हम ए दे रहे हैं, इस पे बी दे रहे हैं। तो चूंकि ए दे रहे हैं तो यहाँ से भी एक इनपुट ए और दूसरा वाला भी ए, क्योंकि एक साथ है। तो ए का क्या मिलेगा दोस्तों, ए और ए का मिल जाएगा। आपको बुलियन अलजेब्रा मालूम होगा, और गेट का और गेट में क्या हो जाता है, सम हो जाता है, ठीक है, और एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। तो ए प्लस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए का हमें ए मिल जाएगा, और यहाँ चूंकि बार लगा हुआ है तो वो फाइनली ए बार दे देगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ बी दो इनपुट हो जाएगा, बी और बी, तो बी और बी का दे देगा, और गेट क्या दे देगा, बी प्लस बी। लेकिन और गेट के लास्ट में एक नॉट गेट भी लगा हुआ है, तो बी प्लस बी से, तो आपको मालूम है दोस्तों कि जो बुलियन अलजेब्रा है ए प्लस ए होता है, बी प्लस बी होता है। तो बी प्लस बी का बी हो जाएगा, और यहाँ फाइनली एक नॉट गेट लगा है तो बी बार बना देगा उसको, तो बी बार मिल गया। अब ये जो और गेट है थर्ड वाला, उसका 2 इनपुट आ गया, एक ए बार आ गया और दूसरा बी बार आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए बार, सॉरी दोस्तों हमने शायद गलत कह दिया, एंड गेट में ऐड होता है, और गेट में बुलियन अलजेब्रा जो है वो इनटू होता है। जैसे यहाँ ए और ए आ रहा था तो हमने प्लस कह दिया, गलत है, ए इंटू ए होगा इसका, और फाइनली ये ए बन जाएगा, और फिर यहाँ नॉट लगा हुआ है तो ए बार बन जाएगा, ठीक है। इनटू होता है, ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा है, इनटू होता है, और एंड गेट में ऐड होता है, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता नहीं ऐसा गलत क्यों लग रहा है, वाई आई एम कन्फ्यूज, गेटिंग कन्फ्यूज, लग रहा है मैं गेट का कंसेप्ट भूल रहा हूँ। खैर आई थिंक कि ये ए बार और ये बी बार को मैं चेक कर लेता हूँ। अगर हम लोग अपना उसी तरह से लेके चलें, ए बार प्लस बी बार और इस पूरा का बार, तो ए बार बार इंटू बी बार बार, यस दोस्तों मैं सही था, प्लस ही होता है, गलत मैंने बताया, जो मैं शुरू से बताते चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए तीसरा और गेट में एक इनपुट ए बार है और बी बार, तो ये और गेट क्या दे देगा, ए बार प्लस बी बार दे देगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है तो इस पूरा का वो कम्प्लीमेंट दे देगा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो कहता है कि कहीं पे आपको अगर ऐसा एक क्वांटिटी दिख रहा है ए प्लस बी और उस पूरा का बार है, तो उसको आप ए का बार इंटू बी का बार में ब्रेक कर सकते हैं। तो भैया इस पूरा यहाँ से यहाँ तक जो ए बार है इसको वन क्वांटिटी मान लेते हैं, और इस पूरा बी बार को सेकंड क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी दोनों के बीच में एडिशन है और उन पूरा का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको हम लोग ये जो अभी रूल बताएं उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेंगे, ए बार ऑलरेडी था और ये इस रूल से अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो बार का बार इंटू ये बी बार ऑलरेडी था, और उसका ये बार ब्रेक होकर आधा यहाँ पे लग जाएगा बी बार। अब ये ए बार बार ए हो जाएगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट लीजिए फिर से कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो ए ही हो जाएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। दोस्तों ये प्रॉपर्टी होता है ए बार बार इक्वल टू ए, बी बार बार इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए डॉट बी मिल गया। हम लोग देखिए इनपुट ए और बी डाले थे, और जब 3 नॉर गेट इस्तेमाल किया तो हमारा आउटपुट ए इंटू बी आ गया, यानी कि ये एक किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, एंड गेट का है, ठीक है। देखिए हमने इनपुट ए और बी डाला था, और जो फाइनल हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है अलजेब्रा से वो ए डॉट बी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे दरअसल ये गलत है, ये ऐसे होगा ए बार प्लस बी बार का होल बार होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी मिल रहा है जो किसका है, हमारा एंड गेट का एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमारा कितना नॉर गेट का आवश्यकता पड़ा, 3 नॉर गेट का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इन बीसीसी लैटिस। दोस्तों बीसीसी लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं दोस्तों, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है, और बॉडी सेंटर्ड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 4, ठीक है।
तो कट के 2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्यूपेशन या फिर द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 2। याद रखें इसको, बहुत ही आसान था, 2 होगा इसका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक पेकिंग फैक्टर फॉर एफसीसी लैटिस इज अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों जो हमारा एफसीसी लैटिस है इसका एटॉमिक पेकिंग फैक्टर कितना होगा, यानी कि पेकिंग फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 74% होता है। कितना होता है? 74%। ये 52% सिंपल क्यूबिक का होता है, 68% बीसीसी का होता है और ये 74% एफसीसी का होता है। तो आप इसको याद रखें, पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 74% का अगर हम लोग एक्सप्रेशन में देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, π/3√2। इसी को अगर इंटू 100% कर देंगे दोस्तों तो आपका ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कई बार एक्सप्रेशन आंसर के जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिस विथ लैटिस पैरामीटर इज। दोस्तों सिंपल क्यूबिक में जो नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस होता है वो ए ही होता है, क्योंकि अगर आप सिंपल क्यूबिक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर आप याद करें, बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो नियरेस्ट नेबर एटम यही है, कॉर्नर टू कॉर्नर, और इसका डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ए। फॉर ए सिंपल केस the ratio of density of points in 110 and 110 sorry for a simple cubic lattice the ratio of density of points in 111 and 110 planes is। दोस्तों अपने को डेंसिटी बताना है, लीनियर डेंसिटी। एक प्लेन है 111 यानी कि 111 और दूसरा प्लेन है 110। इन दोनों प्लेन्स के हमें क्या बतानी है दोस्तों? लीनियर डेंसिटी बतानी है। तो आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो सबसे पहले हम 110 प्लेन का काउंट किए हैं लीनियर डेंसिटी। सिंपल क्यूबिक है दोस्तों। सिंपल क्यूबिक में देखिए एक क्यूब आपको दिख रहा होगा और सिंपल क्यूबिक का प्रॉपर्टी है कि इसमें सिर्फ कॉर्नर पे 8 कॉर्नर जो होते हैं दोस्तों उस पर 8 एटम प्रेजेंट होते हैं। 110 प्लेन को अगर आप ड्रॉ करेंगे दोस्तों, अगर आपने मिलर इंडिसेस वगैरह प्लेन वगैरह पढ़ा हुआ है तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये जो प्लेन आपको ये दिख रहा होगा लाइनिंग लाइनिंग करके, ये 110 प्लेन है। ठीक है, ये 110 प्लेन है। जेड एक्सिस पे देखिए प्लेन 0 है, मतलब ये देखिए उसको कहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा? इनफाइनाइट पे करेगा। ये हमारा जेड एक्सिस है दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये आई थिंक हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जेड एक्सिस पे कहाँ पे इसको टच कर रहा है? इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, मिलर इंडिसेस प्लेन जो होगा वो देखिए आप 0 होगा, और ये बाकी एक्स वाई पे देखिए टच कर रहा है। सो ये 1 1 है, क्योंकि ए पे टच कर रहा है, इसको भी ए पे टच कर रहा है। तो ये 110 प्लेन है बेसिकली, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना होता है आप देखेंगे, इस प्लेन को आप ध्यान से देखिए 110, तो ये 4 एटम को टच कर रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितना है दोस्तों? 1/4 है। एक एटम को टच करने का, शेयर करने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और 4 को टच कर रहा है तो 1/4 इंटू 4 यानी 1। यानी इस प्लेन का नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? ये कितना टोटल एटम शेयर कर रहा है? 1 एटम शेयर कर रहा है, क्योंकि टोटल 4 को टच कर रहा है और एक में प्रोबेबिलिटी इसका 1/4 है, तो 1/4 इंटू 4 यानी कि 1। दोस्तों एरिया कितना इस प्लेन का आप देख सकते हैं कि ये वाला लेंथ ए है और ये वाला लेंथ रूट टू ए है। कैसे है दोस्तों? देखिए चूंकि ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। तो ये वाला लेंथ तो बहुत ही आसानी से आपको ये दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो उसके लिए देखिए बेसिक्स है कि आपको ये लेंथ ए मालूम है, ये लेंथ ए मालूम है, तो ये डायगोनल है, इसका कितना हो जाएगा? √a² प्लस a² यानी कि √2a हो जाएगा। तो ये √2a हो गया दोस्तों, और ये ए हो गया, तो ए इंटू √2a यानी कि √2a²। तो इस प्लेन का दोस्तों 110 प्लेन जो है इसका एरिया कितना हो गया? √2a²। तो दोस्तों प्लेनर डेंसिटी कितना हो जाएगा? प्लेनर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/√2a² नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया।
ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ एटम 1 है दोस्तों, और एरिया है √2a², यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया अगर करेंगे तो 1/√2a²। दोस्तों यही हमारा 110 का प्लेनर डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो 110 का प्लेनर डेंसिटी निकल गया। अब हमें इसी तरह से किसका निकालना है दोस्तों, प्लेनर डेंसिटी ऑफ द 111 प्लेन, एंड फिर दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस 110 प्लेन का जो शेप है वो कैसा है, तो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल की तरह है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्लेन का। ओके, सो ये आपको 111 प्लेन दिख रहा होगा। 11 प्लेन का मतलब है कि एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, देखिए वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और जेड एक्सिस को भी, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट जो है मिलर इंडिसेस जो है दोस्तों इस प्लेन का वो 111 है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। इस एटम को टच नहीं कर रहा है, आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन वो उसको टच नहीं कर रहा है, ये बाहर ही है। ठीक है, वो ऊपर अंदर उधर घुसा हुआ है, ऐसा आपको फील हो रहा है, लेकिन वो टच नहीं कर रहा है उसको। आप समझ सकते हैं ये क्यूबॉइड है और ये इस तरह से टच किया हुआ चला जा रहा है ऊपर से। ठीक है दोस्तों, अब फिर से वही नंबर ऑफ एटम निकालना है और एरिया निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इस बार कितना होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 एटम को टच कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी कितना है दोस्तों, 1/6 है। एक एटम को टच करने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी ऑक्यूपाई करने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और टोटल 3 एटम को ऑक्यूपाई कर रहा है, टच कर रहा है, तो 1/6 × 3 यानी 1/2। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गया 1/2। दोस्तों इसका एरिया कैसे निकालेंगे इस प्लेन का, तो इसका एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, ये बेस है दोस्तों, √2a हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेस, √2a, क्योंकि ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, √a² + a², यानी कि √2a हो जाएगा। तो 1/2 √2a हो गया। और अब ये हाइट पता करना है हमको दोस्तों, कितना पता करना है हाइट। तो इसके लिए बहुत आसान है दोस्तों। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाँ, ओके, सो ये कितना होगा दोस्तों, ये अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये भी इस फेस का ए है और ये ए है, तो ये भी √2a होगा, और ये हो जाएगा √2a का आधा, ये हो जाएगा √2a, और ये वाला जो है ये टोटल √2a है, तो √2a का आधा हो जाएगा, यानी कि √2a/2, यानी कि a/√2। कितना हो जाएगा, a/√2। तो a/√2 और ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ये √2a का स्क्वायर, यानी कि 2a² माइनस ये a/√2 का स्क्वायर, यानी कि a²/2। तो 2×2 = 4, a² - a², यानी कि 3a²/2, 3a²/2, और ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये बाहर निकलेगा, तो √3/√2, और ये a। समझ पा रहे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकाल रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा √3/√2 इंटू a। तो दोस्तों इस ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला, ये जो हाइट निकाल लिया, ये टोटल था √2a दोस्तों, तो इतना से इतना सिर्फ आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ निकालना है, तो हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कितना है, √2a का आधा हो जाएगा, यानी कि √2a का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, a/√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा दोस्तों, ये तो डायगोनल है, तो ये √2a होगा। अब ये चूँकि ट्रायंगल को देखिएगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये हाइट है। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो अभी हमको बताएं उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, या फिर आप ट्रिगोनोमेट्री पे लगा सकते हैं, एंगल 60 वाला कंसेप्ट जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस कंसेप्ट से भी आप इस हाइट को निकाल सकते हैं दोस्तों। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए हमने यहाँ हाइट की जगह √3/2a रख दिया, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, √3/2a²। तो प्लेनर डेंसिटी कितना होता है दोस्तों, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट एरिया, तो ये 1/2 और डिवाइडेड बाय दिस, सो 1/2 और डिवाइडेड बाय √3a²/2, तो 2 सबसे ऊपर है, चला जाएगा, मतलब नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 1/√3a²। कितना बचेगा, 1/√3a²। तो यहाँ पे आ गया 1/√3a², और 110 प्लेन का कितना आया था, 1/√2a²। तो हमें रेशियो लेना है किसका दोस्तों, 110 प्लेन से, तो 111 और 110 प्लेन का प्लेनर डेंसिटी का रेशियो, तो 110 का कितना आया था दोस्तों, 1/√3a², और इसका कितना आया था, 1/√2a²। a² कैंसिल हो जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा, और ये √3 नीचे हो जाएगा, यानी √2 डिवाइडेड बाय √3।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई √3। और दोस्तों यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट नेसेसरली अप्लाई टू एन ऑप एम्प। दोस्तों ऑप एम्प का हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, क्योंकि आप अगर ऑप एम्प को इस तरह से देखेंगे तो ये जो इनपुट इम्पिडेंस होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस पोर्शन से होकर कोई करंट पास नहीं करता है। इस पोर्शन से कोई करंट पास मतलब बहुत नेग्लिजिबल करंट ना के बराबर पास करता है। तो यानी कि इनपुट इम्पिडेंस इसका हाई होता है। और चूंकि हमको आउटपुट ज़्यादा मिलना है इसलिए हम ऑप एम्प बनाते हैं, इसलिए यूज करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ऑप एम्प। तो करंट ज़्यादा मिलना है, पावर ज़्यादा मिलना है, तो ऑफकोर्स जो आउटपुट इम्पिडेंस होगा वो लो होगा। तो ये दोनों अप्लाई होगा। पूछ रहा है कौन सा अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों हाई गेन भी होना चाहिए, ये भी अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन हाई गेन होने का मतलब क्या है दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? V0/Vi इज ग्रेटर देन 1। हाई गेन होने का मतलब ये गेन होता है आउटपुट वोल्टेज व इनपुट वोल्टेज वो ग्रेटर देन 1, मतलब V0 Vi से ज़्यादा होगा। यस दोस्तों, ये भी होना चाहिए। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट लो पावर इज नॉट पॉसिबल। हाई गेन पॉसिबल है, हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो इनपुट इम्पिडेंस, लेकिन लो पावर पॉसिबल नहीं है, नेसेसरली अप्लाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि गेन बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ना चाहिए, आउटपुट पावर वोल्टेज बढ़ रहा है तो पावर आउटपुट पावर भी बढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन मोड गेन इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज, कॉमन मोड गेन इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज, सो आई थिंक दिस इज वेरी लो। कॉमन मोड गेन जो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो वेरी लो होता है, तो इसको आप याद रखें। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज एन रेसिस्टेंस R1 ऑफ 1 किलो ओम एंड एन RF ऑफ 100 किलो ओम, द क्लोज लूप गेन इज। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। आप देख सकते हैं हमने एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाया है। ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF है और ये हमने इनपुट दिया है इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और ये रेजिस्टेंस R1 है और ये टर्मिनल ग्राउंडेड है और ये फाइनली आउटपुट V0 मिल रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे किरचॉफ्स रूल लगाएंगे, चूँकि ये आइडियल ऑप एम्प है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि यहाँ पे VI पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी VI पोटेंशियल होगा इस टर्मिनल पे। और अगर आप इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दोस्तों, इस पॉइंट पे अगर आप जंक्शन रूल लगाएंगे तो ये Vi-0 रेसिस्टेंस R1 प्लस Vi-V0 डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इस जंक्शन पे हम टोटल करंट जो है दोस्तों, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट दिस पॉइंट इज 0, यानी कि किरचॉफ्स करंट लूप रूल, किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल था करंट वाला, कि टोटल सम ऑफ करंट 0 उसको लगा रहे हैं। तो वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करंट होता है, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करंट, तो टोटल सम ऑफ अलजेब्रिक करंट इज 0। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करके V0/Vi का एक्सप्रेशन निकालेंगे, V0/Vi का जिसको क्लोज लूप गेन बोलते हैं, तो वो ACL यानी कि V0/Vi सॉल्व जस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + RF/R1। अब क्वेश्चन में दोस्तों R1 और RF यानी कि फीडबैक रेसिस्टेंस और ये जो सर्किट का रेसिस्टेंस वो दिया हुआ है 1 किलो ओम और 100 किलो ओम, जस्ट उसको आप यहाँ पे अगर पुट कर लेंगे, देखिए दिया हुआ था, तो क्लोज लूप गेन 1 + RF/R1 यानी 1 + 100 किलो ओम बाई 1 किलो ओम, यूनिट कट जाएगा तो 1 + 100 101, यानी क्लोज लूप गेन इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो गिवन है उसका कितना होगा दोस्तों, 101 होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A phase shift oscillator has 3 RC circuits, 3 LC circuit, a T-type circuit, a pi-type circuit.